नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत प्रोग्राम में अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन साहब मौजूद हैं मेरे। और जैसे कि आप बयानात सुन रहे हैं, इन बयानात में अब वक्त के साथ साथ मज़ीद शिद्दत आती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब जो अगला मरहला है उसमें इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने जा रही है। जो पहला राउंड था इस तहरीक का, उसका नतीजा सबके सामने है। इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई देते हैं और उनकी हुकूमत भी मजबूत हो रही है बकौल तज्ज़ियाकारों के, क्योंकि इक्तिसादी सरगर्मियों की जानिब तवज्जो ज़्यादा हो चुकी है। मरियम नवाज साहिबा अलबत्ता अब भी ये कहती हैं कि जब PDM स्ट्राइक करेगी तो लग पता जाएगा। हुकूमत ये समझ रही है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके PDM अपना आखिरी पत्ता खेल रही है। कल हमने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बात की थी कि फॉरेन फंडिंग के हवाले से एहतजाज होने जा रहा है, उस केस से आपके बकौल कुछ नहीं निकलना, लेकिन क्या ये एहतजाज PDM में जान डाल देगा? भाई PDM वो जो आपने मरियम साहिबा का कहा है कि जब हम वो स्ट्राइक करें, वो कुछ स्ट्राइक कर देना, कुछ इन ये जो बिल्कुल रुके हुए पानी हैं, कोई हलचल पैदा करें, कुछ उसमें हो। एक तरफ बयानात हैं जो ये बयानात सियासतदानों के हैं, ये कर देंगे वो कर दें। दूसरी तरफ हकीकी मसाइल हैं। लाहौर जैसे शहर में जहाँ आप बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हैं, सफाई का मसला हल नहीं हो रहा जी, कूड़े के ढेर हैं। तुर्की वो कंपनी के साथ क्या, मतलब जो हमने काम करना है वो तमाशा हमने करना है। वज़ीर एविएशन बता रहे हैं कि वो जी इसलिए वो मलेशिया में जहाज वो पकड़ा गया था कि वो लीज पे था, नून लीग ने महंगी लीज पे लिया, जैसे भी ली, पर हमने वो कोविड की वजह से लीज नहीं दिया जी हमने। मतलब हमने रेंट कार ली थी, तो रेंट कार हमने लाहौर से ली थी और हमने उसके पैसे नहीं दिए थे, अगलों ने आके पकड़ लिया गाड़ी। मतलब ये बात है, कुछ पनी कौन से यहाँ पे वो हो। आज एक न्यूज़ में स्टोरी छपी है, वो हमारे एक दोस्त ने, वो जो पेमेंट है ब्रॉडशीट के हवाले से, कि भाई ये किसी ने पूछा नहीं कि वो $30 मिलियन हैं जी, चाहे नैब अकाउंट के हैं, चाहे वो वहाँ पे पड़े क्यों थे, कैसे वहाँ गए, हाँ जी, इतनी रकम क्यों उस अकाउंट में। दूसरी बात ये कि सफारत खानों का अकाउंट उन्हें एक सॉवरेन हैसियत हासिल होती है। जैसे सफारत खाने का इलाका जो है उसे एक सॉवरेन वो है, उसमें आपकी वो दूसरे जो है कोई उसमें कोई मुल्क की पुलिस नहीं आ सकती, गेट पे वहां पे बंद होता है। आपका अकाउंट है, उस पे कैसे कब्जा कर लिया, पहले ट्रांसफर कैसे हुए, पैसे कब हुए, किसने कहा, हमें कोई पता नहीं। अब देखिए, मैं इसलिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ कि ये मसाइल जहाज का, फलाने का, ब्रॉडशीट का, इधर हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पे ये बयानात हैं जिनका इन दोनों चीज़ों का कोई आपस में तल्लुक ही नहीं है, जोड़ ही नहीं है। आपने कहा जी कि इमरान खान ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, भाई उनके एतमाद से हमारा क्या लेना देना, या वो जो जहाज़ जो है वो पकड़ने से बच गया, या वो ब्रॉडशीट ने जो जिस पैसे पे लंदन हाई कोर्ट के इंजंक्शन या ऑर्डर की वजह से हाथ लगाया, वो कोई प्रोसेस रुक गया, या लाहौर के मसाइल जो गंदगी के हवाले से हैं। मतलब कौन से ये यहाँ पे अफरा तफरी ने, नालायकी की इंतहा है ये। और ये तो एक गवर्नमेंट है जिसे आपने एतमाद का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, उसकी कारकर्दगी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। फिर जो हम दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, वो जो सेनेट में वो जो है वो ओपन बैलेट के हवाले से बैलेट की और इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ने एक राय अपनी दे दी है, तो इनके जो कानूनी बब्बर हैं, कानूनी वो जो अकाब हैं, उनको ये पहली चीजें पता नहीं थी। बेचारे हमारे वो दोस्त नईम बुखारी, अच्छे भले ज़हीन आदमी, हंसी मजाक फैलाने वाले, वो वहाँ गए हैं, रुसवा होके उनसे, मतलब जो तुम्हारे दर पे आया रुसवा होके गया। कौन सा ये क्या ये तमाशा हो रहा है। हाँ। तो इस PDM की रैली को हम क्या करें, ये कौन से इंजेक्शन ताकत का लगेगा। हाँ। और क्या इससे हल होगा, इन मसाइल में जो पाकिस्तान जिनमें घिरा हुआ है, कौन सा हल होगा, कौन सा हल होगा। अच्छा, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनकी तरफ फोकस होना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ जाने के बजाय हुकूमत की तवज्जो भी ऑपोजिशन के हवाले से ही है, सारी फिक्र। लेकिन सलमान साहब, इस सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज, जब ऐसे मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, रेलेवेंट होने की कोशिश हो सकती है सलमान साहब? आयशा, मेरा ख्याल यार साहब पहले भी एक दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि हमें इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए, और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बात की है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों, मैंने कल भी कहा था कि ये इलेक्शन फॉरेन फंडिंग केस
अपोजिशन का मसला होगा या वो जो इसके मदई उनका मसला होगा, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला नहीं है जी। और बड़े इश्यूज़ तो वही हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया। मेरे नज़दीक उनसे बड़े इश्यूज़ वो हैं जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के इश्यूज़ हैं। और कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि जी चूँकि आटा, चीनी, दालें, खुदनी तेल, और हम ये कहते हैं कि हम ज़री मुल्क हैं, हम ज़री मुल्क हैं, हमने गंदम भी इंपोर्ट करनी है, हमने चीनी भी इंपोर्ट करनी है, हमने दालें भी इंपोर्ट करनी है, हमने खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट करना है और हमने कपास भी इंपोर्ट करनी है। ये हम ज़री मुल्क हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ हो इसलिए रहा है कि रियल इश्यूज़ की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है, और जब तक रियल इश्यूज़ की तरफ इनकी तवज्जो नहीं होगी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। देखें कल भी सबका इत्तफाक राय इसी बात पे था कि इसमें से कोई बड़ा फैसला नहीं होने जा रहा कि जी उसमें कोई गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है। मेरे ख्याल में अपोजिशन ने जो प्रेशर बढ़ाया है वो उसकी बड़ी वजह यह है कि वो जैसे कल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि एक दौरा में आ रहा है कि मेरे साथ कैसे स्पीडी काम हो रहा था, और यहाँ पर 6 साल से वो सिक्योरिटी कमेटी कहती है इनके वकीलों को हम बुलाते रहे, वो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। और क्यों तैयार नहीं थे और अब संजीदगी क्यों हुई है? इसलिए कि वो जो एक फिक्रा बीच में है। देखें एक चीज़ ऐसी है कि वो जो हमारा एजेंट है उसने जो कुछ वहाँ पर किया है वो तहरीक इंसाफ लातल्की जाहिर कर रहे हैं, जिम्मेदार नहीं है सबसे जो अगर इस केस में कोई वैलिड चीज़ है भाई, अगर आप उससे लातल्की जाहिर कर रहे हैं, आपने उसे ये इख्तियारात कैसे दे दिए कि वो उन अदारों से वो फंडिंग लें? और फिर हम नहीं कह रहे, ये तो एक ऐसा टीवी चैनल है जो उनका इस वक्त सबसे ज़्यादा हुकूमत का तरफदार है, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, उन्होंने दिखाया कि ये इसराइल के अदारे हैं। ठीक है, ये एक ख़तरनाक चीज़ है। अब ये बात है कि रियल इश्यूज़ पे अगर तवज्जो हो हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, तो आज ये सूरत हाल नहीं बनती। अच्छा, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा नहीं ख्याल था कि अपोजिशन कोई इतना बड़ा एहतजाज करने जा रही है जितना गवर्नमेंट ने सवार कर लिया है कि आज उस पर सिक्योरिटी प्लान जारी हुआ है कि 2000 पुलिस की नफरी वहाँ पर लगेगी और 4 फेडरल मिनिस्टर्स अब तक शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, शिबली फराज साहब, हबीब साहब और भी पंजाब के तर्जमान सब इस बात पे लगे हुए हैं कि जी वो अपोजिशन तो एक किस्सा माजी हो गई है, ना अपोजिशन किससे बाजी हुई है ना हुकूमत हुई है, और अपोजिशन हमेशा ऐसा ही करती है। अपोजिशन ने तो अभी वो कुछ किया ही नहीं है जो माजी के अंदर पीटीआई करती रही है। खुदा ना करे कि वैसी सूरत बने, नहीं तो पहले जो सूरत है ये और ज्यादा इसमें खराबी पैदा होगी। खतरे की है कोई बात? इलेक्शन कमीशन ने बुलाया भी है दोनों पार्टीज को पहले ब्रीफिंग के लिए, मीटिंग के लिए। आपको लगता है मामला सुलझ सकता है एहतजाज से पहले ही? देखिए, खतरा तो कोई खतरा किस बात का, सिर्फ ये है कि पीडीएम अपने टारगेट्स को बदलती रहती है। देखिए ना, एक तो इमरान खान तो एक मुसलसल टारगेट है, फिर उसके बाद आर्मी को उन्होंने टारगेट किया, बयानात मौजूद हैं। अच्छा, आर्मी के बाद फिर दबे अल्फाज में जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज़ किया। कल नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि मेरा मामले इस तरह, वो एक तरीका है ना पोलाइट तरीके से। अब एक नया टारगेट ढूंढा है कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, शायद वो फैसला, फंडिंग का फैसला उनकी तसल्ली, उनकी ज़रूरत, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कर दे। कोई ख़ास कामयाबी उनको हासिल होगी, ठीक है। वहाँ न्यूज़ के जो है ना DSNGs की एक लंबी लाइन लगी हुई होगी उस सड़क पर उस दिन से सुबह, और हमें रिपोर्टें मिलती रहेंगी। तो ये एक मीडिया शोज़ अब हमारी सियासी जमातें करना चाहती हैं। अगर मसाइल को हल करना है तो ये इस तरीके से मसाइल नहीं होते। हम तो शुरू से ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि हुकूमत जलसे जुलूस से नहीं गिरेगी, उसके लिए और तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और फिर ये है कि आप किस से लड़ना चाहते हैं। हर फ्रंट खोल लेंगे, ये इससे भी लड़ना है, उसके खिलाफ भी जाना है, इसके खिलाफ भी जाना है। सिर्फ हम पवित्र हैं, बाकी सब किसी ना किसी तरीके से बंगलिंग कर रहे हैं। 4 हलकों के मामले पे तो एक कमीशन बन गया था। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के बाद आपको ऐसी कोई पेशरफ्त दिखाई? मेरे नहीं ख्याल को ऐसी डेवलपमेंट होगी, ना इनकी ये डिमांड है। इनकी तो डिमांड बड़ी क्लियर है, फॉरेन फंडिंग है जी, इनकी तो डिमांड बड़ी क्लियर है। वो इलेक्शन कमीशन लॉ की बुनियाद पे एक्ट करेगा और इनकी ख्वाहिशात पे नहीं करेगा। और जैसा हमने ये कहा है कि फॉरेन फंडिंग जो है वो पार्टीज़ तो उसी सूरत में बैन हो सकती है ना जब आप ये इस्टेब्लिश कर दें कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, फंडिंग से कोई गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जो है होती आ रही हैं। बाकी रहा अगर इसमें लीगल लैप्सेस हैं
تو اس کا آٹومیٹک مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی بین لیڈرشپ کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ خود تو حکومت گرا نہیں سکتے کہ کبھی وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ایک ادارے کے پاس چلے جاتے ہیں خدا کے لیے کچھ کر دو کام، اب ایک اور ادارے کے پاس گئے کہ خدا کے لیے ہم سے تو نہیں ہوتا، خدا کے لیے کچھ کام کر دو ہمارا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ کے جب تک یہ لوگ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی نا حکومت کی کارکردگی، ایک لفظ ہے پھوڑ پن، جو خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ۔ نہیں کوئی بھی پھوڑ ہو سکتا ہے، اچھا لیکن جنرلی ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے، جس کو کام کا سلیقہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، حکومت پھوڑ پن کا شکار ہے، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن ہماری جلد بازی کا شکار ہے، رائٹ، اور ان کو درمیان میں ایک کوئی مقام ڈھونڈنا پڑے گا جہاں جلد بازی کو سلو بازی کر دیں اور پھوڑ پن میں تھوڑا سا کارکردگی بہتر کر دیں، تو میرا خیال ہے پاکستان کا مستقبل بہتر ہو جائے گا، عوام کے مسائل کچھ حل ہوں گے۔ موجودہ کانٹیکسٹ میں نہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگی اگر یہی طریقہ کار رہا، اور نہ اپوزیشن جو ہے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو۔ اچھا خاور، واقعی اسلام آباد پر کچھ ایسی صورتحال طاری ہے، سلمان صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ حکومت کچھ گھبرا رہی ہے، سیکیورٹی ارینجمنٹس، رپورٹ چلی ہے سیکیورٹی کے حوالے، اور 2-3 دن پہلے تو بہت سے وزراء بیٹھ کے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، اتنے بڑے بڑے وفاقی وزراء وہاں بیٹھے تھے اور وہ اپوزیشن کے احتجاج پر ہی بات کر رہے تھے بجائے عوامی مسائل پر بات کرنے کے۔ خاور، ہے کوئی اس احتجاج سے حکومت کو خطرہ؟ الیکشن کمیشن پر کوئی دباؤ آئے گا؟ دیکھیں جو سلمان صاحب تو بادشاہ ہے نا، وہ جو مرضی آئے کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر 11 جماعتیں موجود ہیں اور پاکستان کی ایک بڑی پاورفل اپوزیشن کا ایک اتحاد ہے، وہ ان کے تمام جو لیڈران جو ہے بلاول بھٹو زرداری کو نکال کے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو سلمان صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اس کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں پہ بھی اگر تاریخ یاد ہو 1997 کے اندر احتجاج ہی کیا گیا تھا، اور جس طرح پھر وہاں پہ ججز صاحبان کو بھاگنا پڑا تھا، اور پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ میں ایک یہ سیاہ باب موجود ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور اس کے بعد پھر ان کے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی تھیں۔ اب ان کے ایڈوائزر تو وہی ہیں کہ آپ آگے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ اب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ نے جانا ہے تو سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن ڈال دیں۔ لہٰذا جب وہ یہاں پہ آئیں گے مظاہرہ کرنے کے لیے، وہ بڑا ایک مجمع اکٹھا کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو پولیس والے بھی بٹھانے پڑیں گے، رینجرز کو بھی بلانا پڑے گا، اور باقی بھی جو سیکیورٹی کے اقدامات ہیں ان کو یہاں پہ میرے خیال میں حکومت کو کرنے پڑیں گے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ اس دن پرسوں اگر یہاں پہ جس طرح ان کا پلان ہے آتے ہیں، کوئی شرارتاً ایک آدھ پتھر مار دے اور کوئی شیشے ویشے توڑ دے اس کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے خیال میں بلاول نے اچھا فیصلہ کیا، اور مریم صاحبہ کو بھی اپنی پارٹی کی تاریخ تھوڑی سی دیکھنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس طرح ایشوز کے اوپر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حقائق یہ ہیں، میرے خیال میں ہمیں عام لوگوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے، اسکندر سلطان راجہ صاحب جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، عائشہ، ان کی تعیناتی عمران خان اور شہباز شریف نے باہم مشاورت سے کی ہے، اور اسکندر سلطان راجہ کون ہیں؟ یہ داماد ہیں سعید مہدی صاحب کے، جو پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بڑے وہ جوان مردی کے ساتھ کھڑے رہے تھے جب ان کے خلاف تیارہ وہ اغوا کیس بنا، وہ ساری چیزیں۔ ایک آئینی ادارہ ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اسے کام کرنے دیں۔ اگین اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اس کے اگینسٹ ایک آپ کو ایک لیگل کورس آف ایکشن آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق جو عائشہ سٹوری جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو سین ایلیمنٹ ہیں، جو سمجھ والے ایلیمنٹ ہیں نون لیگ کے اندر، ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مریم صاحبہ ہمیں جس راہ پہ لگانا چاہ رہی ہیں اس پہ نہیں جانا۔ میری اطلاع کے مطابق یہ سلمان صاحب یہ خبر کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ ود ان پی ایم ایل این ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر۔ اب یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کریں گے، اور ان کو یہ میسج مل گیا ہے کہ جی آئندہ الیکشن کے اوپر کام کریں، یہ آپ چھوٹی موٹی سیاست چلتی رہے گی، فی الحال اس سے کچھ نہیں نکلنا، لہٰذا آج جو کام کرنے والے ہیں ان کام کے اوپر توجہ دیں۔ اور یہ جو گزشتہ روز وہاں پہ مریم صاحبہ گئی ہیں، شہباز شریف صاحب سے ان کی بات ہوئی، وہاں پہ حمزہ بھی تھے، ان کے کان میں بھی کوئی بات چیت ہوئی، تو لگ ایسی رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو بھی تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں، ان کی سیاست کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح مناسب طریقے سے سیاست وہ آگے کر رہے ہیں۔ دیکھیں
आयशा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर अगर कोई हंगामा होता है तो उसका नुकसान मौलाना साहब को क्या नुकसान होगा? वैसा नहीं होगा जैसा माजी में हुआ है, कोई हमला नहीं करेगा, ये मैं आपको आज बता दूं, कोई हमला आधारों पर नहीं करेगा। नैब में पेश हुई थी तब भी पथराव की वजह से गैर मामूली सूरत हाल तो तारी हो गई थी जी। आपने तो हमें डरा दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बात बाती। अभी आयशा इसके साथ ही मौलाना साहब भी बयान दे चुके हुए हैं कि हमें कोई बुला के देखे ना नैब का वाला या कोई सुप्रीम कोर्ट को बुला के तो देखे, मेरी पूरी पार्टी वहाँ पे आएगी। ये हकायक हैं सलमान साहब, थोड़ा सा तहम्मुल से। तो मकसद ये है कहने का कि यहाँ के सर बात अगर अयाज साहब आप लाहौर में थोड़ा सा सलमान गनी साहब को थोड़ा सा, बस यही कोशिश की जा रही है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं रोका जाए, कोई दरमियानी रास्ता तलाश किया जाए। मुकम्मल करें खबर, बाद ब्रेक पर जाना है। हिंदुस्तान में खबर बुनियाद अर्नाब गोस्वामी को पता होता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या करना है जी। यहाँ पे सलमान गनी साहब को पता होता है कि नून लीग ने क्या करना है, जिस एतमाद से उन्होंने खबर की बात पे गिरा अब लेकिन नाजरीन, क्या गैर मामूली सूरत हाल कोई तारी हो सकती है, पैदा हो सकती है? इस पर सवालिया निशान अपनी जगह बरकरार है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। इस हुकूमत की जानिब से जो ओपन बैलेट के हवाले से एक मामला छेड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई उस पर तलब की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ जवाब जमा कराते हुए डिफरेंट आर्टिकल्स का तस्करा किया। जमात इस्लामी ने भी आर्टिकल 226 को मौजूद बहस बनाया और उनका ये कहना है कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से ये आर्टिकल मौजूद है तो आइन में कोई इबहम बाकी नहीं है और पार्लियामेंट के बगैर तरमीम हो नहीं सकती। इंडियन सिस्टम का भी तस्करा हुआ कि वहाँ का आइन सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं रखता, तो वहाँ सवाल पैदा होता है पाकिस्तान में रहनुमाई मौजूद है तो इसके बाद क्या जवाब रह गया ओपन बैलेट का? ओपन बैलेट इसलिए साफ जाहिर है वो करना चाहते थे, जितने वोट हैं, जितने हम सेनेट के कैंडिडेट्स खड़े करें वो वोट कोई भटके नहीं और सारे के सारे हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट को पढ़ें जी। पर यहाँ पे एक और सवाल उठता है क्या कि आपने नालायकों का टोला जो भर्ती किया हुआ है वो पहले कम है कि आप एक मजीद नालायकों का टोला जो है उसके लिए इतने फिक्रमंद हैं कि ये जो आपके लीगल अकाब हैं जो आपकी बेइज्जती का सामान हर रोज रोजाना की बुनियाद पे मुहैया करते हैं, उन्होंने आपसे कहा ये कर दें, इन्होंने कर दिया। मतलब ऐसा अंगूठा मार, मतलब हुकूमत, अब मैं वज़ीर आज़म का नाम तो ले नहीं सकता, अंगूठा मार हुकूमत, ऐसी अंगूठा मार हुकूमत तो कभी आई नहीं है कि जो किसी ने कह दिया वो बंद आगे कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेइज्जत हो रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन से बेइज्जत हो रहे हैं, कभी चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स तो आप ये जो रोजाना की बुनियाद पे वो देते हैं, आप सुना करें कि क्या है। मतलब है कि ये कोई मुल्क चलाने, हुकूमत को छोड़िए, मुल्क चलाने का कोई तरीका है जो यहाँ पे बराइज है। आप कर दिया, यहाँ पे 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, आज आपने कह दिया एतमाद उनका बढ़ गया है जी। और बाकी 2.5 सालों में क्या करेंगे? अगर बाकी 2.5 सालों की शुरुआत ये है जो वो एयरलाइन की वजह से और ब्रॉडशीट की वजह से और $30 मिलियन की वजह से ये है, तो फिर आप आगे देख सकते हैं कि ये 2.5 साल भी कैसे गुजरेंगे तैयारी के बगैर, और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे और हम तबसरे करते रहेंगे। ठीक है, इन 2.5 सालों में ये होना है कि जो सफेद बाल कोई 1-2 रह गए हैं वो भी सफेद हो जाएंगे और तो कुछ होना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन नीयत तो साफ है ना कि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का असल में खात्मा चाहती है। नीयत साफ है, नीयत साफ है, हाँ वो नहीं हो रही, पर नीयत उसकी साहब की नीयत भी साफ है, वो जो खातून थी उनकी नीयत साफ है, उन पे आप इल्जाम आप नहीं दे जी। ठीक है, लेकिन इस अब जो हुकूमत की जानिब से रहनुमाई जो मांगी गई, इस पर आप सुप्रीम कोर्ट का क्या समझते हैं? जिन्होंने मशवरा दिया था उन्हें इस काम का, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो सेनेटर ज़रूर बने, वो उम्मीदवार थे। अच्छा। और ख़तरा क्या है कि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हाँ। कभी नाम बता भी दिया करें, ये आपसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, 5 नाम बता देता हूँ, हुकूमत से आदत तोड़ के कभी इस पंजाब असेंबली के ऐवान में उनकी 5 सीटें बननी हैं
اب جب امیدوار ہوں گے حفیظ شیخ، جب امیدوار ہوں گے شہزاد اکبر، جب امیدوار ہوں گے بابر اعوان، جب امیدوار ہوں گے شہباز گل، تو پھر ان کو کس نے روکا ہے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ تو بات یہ کہ یہ انہیں داغ وہاں پر لگ چکا ہوا ہے پختونخوا میں، اور اچھی بات ہے انہوں نے اس پہ ایکشن بھی لیا تھا۔ اور آپ کو یاد کریں عائشہ، میں نے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ سینٹ کے حوالے سے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ بلوچستان کے تناظر میں ہوتے ہیں، چونکہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کچھ بندے آنے ہوتے ہیں تو وہ سیکرٹ بیلٹ ہی چلے گا۔ اور اب بھی جو فیصلہ جو الیکشن کمیشن نے تجویز کیا ہے، جواب جمع کرایا، دیکھیں یہ خالصتاً ایک آئینی مسئلہ تھا۔ میں تو حیران ہوں جس کیبنٹ میں یہ اپروول دی گئی تھی کہ جی وہ اوپن ہینڈ سے ہوگا، اوپن بیلٹ کے ذریعے رہنمائی مانگے، کیا وہ ترمیم میں سنجیدہ تھے؟ دیکھیں بات یہ کہ جس طرح وہ کام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح ہی، اور بات یہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے بھی اس کی تجویز کی تائید کی تھی، اور کیوں کی تھی کہ انہیں بھی ہاتھ لگا تھا۔ میں اس کا بھی نام لے دیتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک صاحب انگلینڈ سے آئے تھے، خاور صاحب جانتے ہوں گے، زبیر گل صاحب، ان کے حوالے سے کوئی ریزرویشن تھی، ان کو ٹکٹ دے دی گئی تھی، ووٹ انہیں نہیں پڑے تھے، اور پھر ہمارے پنجاب کے گورنر چودھری سرور صاحب، انہوں نے 15 ووٹ لے لیے تھے کہیں نہ کہیں سے۔ تو سیکرٹ بیلٹ کی وجہ سے جس طرح بھی جو کچھ ہونا تھا، اب وہ جو اوپن ہینڈ صرف اس لیے چاہ رہے تھے کہ وہ ایڈوائزر اور جن کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے انہیں لانا مقصود تھا۔ پریشانی یہ ہے، اب میرے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان کے ساتھ آج کل باہم شر و شکر ہے، وہ بھی آج ان کے بیانات چل رہے ہیں، تو کیا انہیں ایک سیٹ پنجاب سے مل پائے گی؟ اور وہ آج کسی نے، میں نے ان سے پوچھا کہ امیدوار کون ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا اگر تو سیٹ مل جائے گی تو وہ چودھری وجاہت حسین ہوں گے، اگر ووٹ پورے نہ ہوئے تو ہمارے دوست کامل علی آغا ہوں گے۔ آپ نے تو سارا قصہ نمٹا دیا، اگر سیٹ مل گئی تو وجاہت حسین ہوں گے، چودھری وجاہت حسین ہوں گے۔ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ جو جیتنے والی سیٹ پہ امیدوار اور ہوتا ہے اور ہارنے والے پہ اور، ہارنے کے لیے کوئی اور ہوتا ہے۔ اچھا، ہمیشہ سے پروفیسر صاحب یہ بات کرتے رہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اب تو الیکشن کمیشن نے بھی یہی موقف اختیار کر لیا، لیکن صدارتی ریفرنس بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں میرے نزدیک صدارتی ریفرنس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ سچویشن بالکل کلیئر ہے، آئین کا ایک آرٹیکل موجود ہے جس میں سیکرٹ بیلٹ کی بات ہے، اس کے لیے آپ کو ایک امینڈمنٹ چاہیے۔ رائٹ۔ اس کے علاوہ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس میں سینٹ پہ ہے چیپٹر 7 اس کا، اس کے اندر ایک سیکشن موجود ہے، سیکشن نمبر میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، اس میں بھی یہی بات موجود ہے، وہ آپ آرڈنری لیجسلیشن سے کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سارے کیس کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں طے ہوگا، امینڈمنٹ پلس آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے۔ تو یہ انہوں نے اس لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ بھیج دیا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ غالباً سپریم کورٹ سے شاید کوئی ان کو ریلیف مل جائے، اجازت مل جائے اس الیکشن کے لیے، تو ہم انتظار کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا ریفرنس کا جو جواب ہے وہی پھر الٹیمیٹلی فالو ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک تو بڑا جو الیکشن کمیشن کا سٹینڈ ہے وہ بالکل، یعنی کوئی بندہ اپنے سیاسی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اگر پاکستان کے آئین اور قانون کو پڑھتا ہے تو چیز بڑی کلیئر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں پرابلم ہمارے لوگوں کی یہ ہے کہ خواہشات اتنی ڈومینیٹ کرتی ہیں کہ چیز واضح طور پہ نظر آنے والی چیز کو بھی ہم دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس اوپن بیلٹ کا اس لیے بھی خلاف ہوں کہ آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو اور سٹرونگ کریں گے۔ جو ابھی باتیں کہی گئی ہیں نا کہ فلاں لوگوں کو لانا ہے، یہاں پنجاب سے بھی ایک پنجاب کی سیٹوں میں پی ایم ایل این بھی سندھ سے ایک شاپ کو یہاں لانا چاہتی ہے۔ اچھا، تو یہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہے تو وہی لوگ الیکٹ ہو سکتے ہیں جن کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے۔ جو نان پولیٹیکل لوگوں کو اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اوپن بیلٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا 14th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، پارٹی لیڈر کی اتنی پاور ہے، خواتین کی سیٹوں کی نومینیشن ہے، پارٹی لیڈر کی مرضی ہے جس کو مرضی نومینیٹ کر دے۔ اب آپ جو ہے سینٹ کی سیٹیں بھی پارٹی لیڈر کی قدموں میں ڈال رہے ہیں کہ پارٹی لیڈر نے کہا میں اے کو لانا چاہتا ہوں، سارے لوگ لائن بنا کے اے کو ووٹ ڈال دیں گے۔ تو میرے نزدیک موجودہ سسٹم بہتر ہے اور اسی کے تحت ہونا چاہیے کہ آپ اگر اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں کر سکتے تو جمہوریت کو خیر بات کہہ دیجئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف لیڈر جو ہے وہ آپ کا مفاد سے ہی سمجھتا ہے، باقی سب کوئی دھوکے باز ہے، کوئی چور ہے، کوئی کہیں سے پیسے لے لے گا، صرف لیڈر ایک معتبر آدمی ہے؟
सारी पार्टी मोतबरों पे होती है, ठीक है, पार्टी कलेक्टिव एफर्ट का नतीजा होती है। और सियासत में अगर कामयाबी हासिल करनी है तो बहम एतमाद से पार्टी को एक पॉलिटिकल कलेक्टिविटी बनाएंगे, तभी आप कामयाब हो। ये एतमाद आज तक कितना बरकरार रहा खबर, इसकी एक तारीख है हमारे सामने। और सेनेट इलेक्शन अब तक कितनी बार हुए उसका तस्करा भी इलेक्शन कमीशन ने अपने जो जवाब जमा कराया है 12 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें दर्ज है। अब बताइए इसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह गया? देखें, एक तो मैं अगर जान की अमान पाऊँ तो 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा, वो सारे का सारा तसलसल टूट जाता है तो फिर बात बन नहीं पाती। 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। हमारे जो जमहूरियत पसंद जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, लंदन के अंदर तय पाया जाता है कि हमें सेनेट के इलेक्शंस ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त होती है जी। उसके बाद पीटीआई मैदान अमल में आती है तो अपने वो शुरू दिन से अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहते हैं कि हम ऑप्ट करेंगे ओपन बैलेट के ज़रिए जो सेनेट के इलेक्शंस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आगे पीछे चलता है, लिहाजा इसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2015 के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, मैंने खुद इस पर स्टोरीज़ की हुई हैं, उस वक्त भी हुकूमत ने एक कोशिश की थी, अटैम्प्ट की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके कि ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सके। कौन सी क़यामत आ गई है? हुकूमत के सामने एक आर्गूमेंट है, उन्होंने लीगल आर्गूमेंट, एक का जजमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की है सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी सेनेट का जो इलेक्शंस है वो इलेक्शन लॉज के ज़रिए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का जो आर्टिकल 226 है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर और जो है प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट करता है, इसमें ज़रूरत है। तो अगर एक राय ले ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो कि पूरा एक आईनी मामला है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक अपना फीडबैक दे दिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना फीडबैक इस वक्त जो है वो सामने रख रही हैं। अच्छा खबर, यानी सुप्रीम कोर्ट जाए बगैर ये मामला नहीं तय हो सकता था, ये रहनुमाई पहले नहीं ली जा सकती थी इलेक्शन कमीशन से भी, दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी? जी 2 मिनट मैं आपको कहा था कि 2 मिनट सलमान साहब आपके लिए था। सही है। अच्छा, उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि एक जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का एक आर्गूमेंट है, उनके पास अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, बेशक अयाज साहब के मुताबिक वो कम अक्ल हैं, लेकिन उन्होंने एक राय सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। और आईने पाकिस्तान के तहत अगर जो एक फाइनल जो डिसीजन मेकिंग है या आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है तो तशरीह लेने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसी के हवाले से एक केस गया और कहा गया जी वापस पार्लियामान में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट फाइनली ये कह सकती है कि पार्लियामान में चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि जी नहीं, ये है एक ऑप्शन बनता है तो मेरे ख्याल में कोई ओपन बैलेट करवा ले। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, इंडिया के अंदर ये होता है। अब जी डॉक्टर साहब ने बात की ना कि जी एतमाद करना चाहिए। अब मसला ये है, अगर मैं एज एन MPA, एज एन MNA मैंने नून लीग के इलेक्शन टिकट पर इलेक्शन लड़ाई या PTI या पीपल्स पार्टी, तो मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मेरा अगर पार्टी लीडर जो है किसी गलत बंदे को टिकट देता है तो मैं उसे कहूँ कि सर मैं इस बंदे को वोट नहीं करूंगा, बजाय इसके कि मैं उस मौके का इंतजार करूँ कि सीक्रेटली मैं जो है वोट आगे पीछे करूंगा। और कौन नहीं जानता आयशा के फाटा जो अस्तवाइल फाटा है, अब तो वहाँ पे शामिल हो गए हैं KP के अंदर, वहां पे सीधे सीधे रेट लगते थे। पहले पता होता था कि फलाने ने इतने 100 करोड़ देना है, उसकी पूरी फैमिली के लोग सेनेट में आ जाएंगे, और ये खरीदो फरोख्त होती रही है। मेरे ख्याल में अच्छी बात है, एक मौजू ज़ेरे बहस है, सामने आया हुआ है, डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन अपनी अपनी राय दे रही है। मेरे ख्याल में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए इस तरह की डिस्कशन होना बड़ा ज़रूरी है, तो इसमें मैं नहीं समझता कोई बहुत ही जो बुरी बात हो गई है। इसी तरह आप जो है आगे बढ़ेंगे, निचोड़ होंगे। हाँ, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए इस तरह की डिस्कशन जरूरी है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, सवाल अपनी जगह मौजूद है। ऐसा माजरत आप बात करना चाह रहे हैं, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। खबर बता रहे थे कि क्यों ये ज़रूरी समझा गया कि सुप्रीम कोर्ट से तशरीह कराई जाए, लेकिन जमात इस्लामी का मौक़िफ़ इससे हट कर है और उनका ये कहना है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के सर पर डालना चाहती थी, इसलिए ये किया गया, इसके अलावा मुमकिन नहीं था। बहरहाल ब्रेक में किसी मेहरबान ने क्लैरिफाई किया है कि
वो उस जमात का जो नाम लिया गया था काफ लीग का कि कैंडिडेट कामिल अली आगा है और ये खामखा ही वो चौधरी बजात का चौधरी बजात है, बहर वो जो मेरे ठीक है, ये हो गई क्लैरिफिकेशन। मसला यहाँ पे पीटीआई को और ओपन हैंड्स वगैरह नहीं है। जो सूबाई असेंबली के वोट डिलीवर करते हैं, चाहे वो फ्रंटियर में हो, चाहे पंजाब में हो, सिंध में हो, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टरों का राब्ता एमपीएस के साथ होता है, एमपीएस उनके से काम लेते हैं, ये करते हैं, उनके दरवाजे खुले होते हैं। पंजाब में ओपन हैंड्स का मसला इसलिए है कि वज़ीर आला किससे मिलते नहीं हैं। एमपीएस जो हैं, जो आप पंजाबी में कहते हैं, वो नको नक हुए हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे वो सिस्टम उन्होंने जो अपनी सलाम और इताअत वो सारा कुछ करना होता है, वो वहाँ बनीगाला में करना होता है। बिल्कुल ठीक जिस तरीके से वो बैठे होते हैं, वो तो जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे तो वो बैठते भी नहीं उनके सामने। यस सर वो करते हैं। आजिज हों तो एमपीएस के सामने हों। अच्छा। जब नून लीग की मुकम्मल हुकूमत होती थी, 2/3 अक्सरियत फलाना फलाना, सारे वोट्स यहाँ पे डिलीवर कराते थे शहबाज शरीफ। हर एमपीए का वो रखते थे। अभी 2-3 घंटे वोटिंग को बाकी थी होती और उनकी नजर थी होती फलाना एमपीए क्यों नहीं आया, वो कहाँ पे है। तो ये चीफ मिनिस्टर करते हैं। वोटिंग से पहले 1 दिन 2 दिन मीटिंग करके, हाँ भाई ये कैंडिडेट हैं, चाहे सदारती रफीक तारड़ को देना है, चाहे उसको करना है, तो एक वोट भी कम ना। अब तो पावर सेंटर ही बहुत है पंजाब में। यहाँ पे जो है मसला पीटीआई को ये पड़ा हुआ है, इसलिए वो करने के लिए शो ऑफ हैंड्स कहने के कोई भागने ना पाए। लेकिन वो बाकी जमातें भी इस हक में है, लेकिन वो ये कह रही है पार्लियामेंट को आप तरमीम करने दें। सलमान साहब, 5वें दरवेश का नाम आपने नहीं बताया, कुछ लोग कह रहे हैं वो जुल्फी बुखारी है। देखिए आयशा, वो जो अभी अयाज साहब ने वजाहत की है, बहुत अच्छी बात है। देखिए कामिल अली आगा एक पॉलिटिकल वर्कर है। और उन्हें अनाउंस किया तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी देखिए, अगर मेरे से पूछे तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल के लोग, क्या हामिद खान सेनेट में बेहतर डिलीवर नहीं कर सकता? क्या एजाज चौधरी जो बेचारा सारे पंजाब के अंदर उनका झंडा लेके फिर रहा है, उसको अनाउंस नहीं होना चाहिए? देखिए, पार्टी की स्ट्रेंथ क्या होती है? वो लोग होते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होना होगा। क्या हफीज़ शेख साहब आज गवर्नमेंट चली जाए तो हफीज़ शेख साहब तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे? तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पार्टीज़ के अंदर जो, और ये पाकिस्तान का ऐवान बाला है, इसको संजीदगी से ही लेना चाहिए कि वहाँ पर जाके वहाँ की अप्रूवल के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता। लेकिन जिस तरह के लोग यहाँ पर लाए जाते हैं और जिस तरह की खिदमात के एवज लाए जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ के अंदर जिनकी स्ट्रेंथ है, जो पार्टी की जद्दोजहद में शामिल हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहना है, उनको खड़ा होना चाहिए। 5वें दरवेश की बात कर रहे हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता कि वो लाहौर में एक बड़ी हाउसिंग स्कीम के मालिक है। मेरे ख्याल में सबसे अक्लमंद आदमी वो निकला जिसे एक मेजर बंदे ने जाके उन्हें पेशकश की कि आपको, उसने कहा जी मैंने सेनेटर नहीं बनना, मैंने सेनेटर बन के अपने माली मामला सारे नहीं खुलवा। कोई गोहरे नायाब भी होंगे, लेकिन तो एक सिर्फ कहूंगा, अब तो जाहिर हो रहा है कि कोई जो सेनेट का उम्मीदवार है, मामला तो सलमान गनी साहब से तय करने चाहिए सब कुछ। तो इनको वो है। मैं तो आपके लिए कोशिश था, मेरा तो ख्याल था कि आपको भी शायद पेशकश होगी, लेकिन आपने नईम बुखारी की मिसाल दे के बताया कि दाना नहीं चुगना चाहिए। प्रोफेसर साहब, बात यह है कि इलेक्शन ओपन बैलेट से भी हो सकता है, सीक्रेट बैलेट से भी हो सकता है, लेकिन उसका सही फोरम जो है ना वो है पार्लियामेंट के ज़रिए फैसला होना चाहिए। दूसरा ये है कि पंजाब के अंदर जो पीटीआई का क्राइसिस डुअल क्राइसिस है, पार्टी का भी क्राइसिस है और गवर्नमेंट का भी क्राइसिस है, जिसकी वजह से एमपीज़ जो हैं वो वाकई ये बात सही है कि वो काफ़ी बिखरे हुए हैं, उनको एक फोकल पॉइंट पे लाना और मुश्किल है। दूसरा ये है कि ये कहना कि आप पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट दे दें, ओपनली कहें कि मैं आपके ख़िलाफ़ वोट दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। 14वीं अमेंडमेंट के बाद जो 1997 की जुलाई 1997 की 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर पार्टी लीडर डायरेक्शन दे देता है एक लिमिटेड एरियाज़ के अंदर कि हाँ पार्टी की पॉलिसी ये है, पब्लिकली अगर आप उसको डिफाई करेंगे, आपके खिलाफ अनसीट करने की प्रोसीडिंग अगर पार्टी लीडर चाहे वो शुरू करवा सकता है। लिहाजा पार्टी, ये ओपन बैलेट का मतलब ही यही है कि पार्टी लीडर जो है वो सबको एक उसमें नकेल डाल के रखे और एक सीधे रास्ते पे चलाए और अपनी सोच MNA MPA इस्तेमाल ना करें, ये है मकसद। अच्छा, ऐसे ही तासुर आ रहा है खबर जैसे पीटीआई अपनी मुश्किलात की वजह से ऐसा करना चाह रही थी, जमहूरियत की वसी तर खिदमत के लिए नहीं। देखें, एक तो बहुत अदब के साथ क्लैरिफिकेशन, डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी हैं,
डॉक्टर साहब वो जो 14वीं अमेंडमेंट है जिसके साथ डीसीट किया जा सकता है, वो सिर्फ 2 जो इश्यूज के ऊपर अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आप वोट दें, एक प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके के ऊपर, और दूसरा जब कोई आईनी तरमीम हाउस के अंदर हो रही हो तो वहाँ पे आप पार्टी के अगेंस्ट वोट दें, तो फिर पार्टी चेयरमैन या उनके पास ये इख्तियार होता है कि आपको डीसीट करवा सकें। अदरवाइज आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकते हैं, कानूनी या आईनी तौर पर पार्टी चेयरमैन आपको हटा नहीं सकता। अच्छा नहीं सर, वो तो एक दूसरी बहस में हम चले जाएंगे। बाकी पीटीआई के पास इस वक्त जो है 2/3 मेजॉरिटी नहीं है जो हाउस में जाने के लिए, वो भी उनकी एक राय है। दोबारा से कहूँगा, चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो कोर्ट के सामने मुद्दा है, वहाँ पे पार्टीज़ भी अपना बयान रख रहे हैं, हुकूमत ने अपना बयान रख दिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी रख दिया, तो मेरे ख्याल में हमें इतना ज़्यादा उतालबा नहीं होना चाहिए। हुकूमत की जो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ाइनल जजमेंट आ जाएगी। राय अलबत्ता बिल्कुल सही है कि पार्लियामान के अंदर ये सारी चीज़ें तय होनी चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी अयाज साहब, वो हमारी इत्तला के मुताबिक तो चीफ मिनिस्टर पंजाब बेचारे सारी रात भी जागते रहते हैं, लोग आते हैं, वो नीचे ज़मीन पे बैठ के उनके साथ खाना भी खाते हैं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। वैसे ये आपने बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनाई है कि वो लोगों से मिलते नहीं हैं, उस्मान बुज़दार साहब, ये वैसे बड़ी हैरानगी की बात है। हमारे पास वैसे खबर इसके जो बरखलाफ है, मेरे ख्याल में यहाँ सब जैसे बंदे इस्लामाबाद के पास और इत्तलात हैं, उस्मान बुज़दार सबके साथ वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, आप कैसे कह रहे हैं वो मिलते हैं? कौन सा मौका आया जब आपने ये नहीं सुना? यहाँ हम और बात कर रहे हैं, हम जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये हमारी इतला जो है वो ये है, तो इनकी इतला तो मुख्तलिफ ही होती है। कब हुई है जो इनकी मुख्तलिफ नहीं हुई? और मेरा ख्याल है बुज़दार साहब को भी एक अच्छे तर्जुमान की ज़रूरत है, हमें कुछ उनकी मदद करनी चाहिए कि तर्जुमानी उनकी बेहतर कौन कर सकता है। और जो आज दरवेश उनको बना दिया गया कि ज़मीन पे बैठ के और वो उनसे मिल के MPs के साथ, MPA केड़ा पंजाब के MPA ज़मीन पे बैठ के खाना खाता है, पहले तो आप ये बता दें। लेकिन कुछ तस्वीर सामने आई थी इस वक्त की। बहरहाल अयाज साहब, सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आपने सेनेटरशिप के लिए अपनी अर्जी क्यों नहीं डाली, आप सेनेट में क्यों नहीं पहुंचे? जाते जाते ये बता दें जरा। मुझे आप नईम बुखारी साहब से NOC ले दे कि मैं जो तेरे दम पे दर पे आया वो रुसवा होके गया। ये नाज़रीन सवाल, बहुत से जवाब, बहुत से सवाल जो उठ रहे हैं उनका, प्रोग्राम के हवाले से आपका फीडबैक मुंतज़र हम उसके रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।